हेलो स्टूडेंट। आज हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने नोजल कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो टॉपिक का जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा स्टीम टरबाइन के ऊपर में। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, स्टीम नोजल के बारे में। तो हमने पूरा डिटेल में देखा कि नोजल क्या होता है और रियल पर्पस नोजल का ये होता है कि आउटलेट पे जो हमारी जो स्टीम होती है उसकी वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे। अब एक बार जब नोजल से पास होता है स्टीम, देखिए पहले बॉयलर से हमारा स्टीम आया जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, देन वो पास हुआ नोजल से। जब वो नोजल से पास होता है तो उसका जो प्रेशर है उसको कम कर दिया जाता है और उसका जो क्या बोलना चाहिए कि वेलोसिटी है उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। एंड वंस द वेलोसिटी इंक्रीज देन उसको टरबाइन में क्या किया जाता है कि टरबाइन के ब्लेड के ऊपर में उसको इंपीज कराया जाता है, जिससे हमारे जो टरबाइन के ब्लेड होते हैं वो बहुत तेज़ी से रोटेट करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, शाफ्ट रोटेट होता है और शाफ्ट से फिर एक अल्टरनेटर जुड़ा होता है जो हमें अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाता है। क्लियर है? तो हम लोग एक फॉर्मल क्या इसका डेफिनेशन होता है स्टीम का वो देख लेते हैं। तो स्टीम क्या होता है, इट इज अ डिवाइस दैट एक्सट्रैक्ट द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द प्रेशराइज स्टीम। प्रेशराइज स्टीम मतलब क्या कि जब हम बॉयलर में वाटर को हीट सप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है और उसका प्रेशर भी बढ़ते जाता है, जिसके कारण वो फिर क्या हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है जो हाई अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी को कंटेन किया हुआ रहता है। सो extract thermal energy from the pressurized steam and used to do mechanical work on the rotating output shaft। यानी कि जो टरबाइन रहता है, टरबाइन के ऊपर में क्या रहता है, ब्लेड लगे रहते हैं। तो जब यह प्रेशराइज स्टीम को अगर हम ब्लेड के ऊपर जब इंपिंज कराते हैं तो वो टरबाइन ब्लेड बहुत एक शाफ्ट से भी जुड़ा रहता है, तो वो टरबाइन तो घूमता ही घूमता है और उसके साथ जो जुड़ा हुआ शाफ्ट है वो भी रोटेट होता है, जो हमें क्या करता है, मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड करता है। तो यही लिखा हुआ है, एज द टरबाइन जनरेटर रोटेट रोटरी मोशन इट इज पर्टिकुलरली सुटेड टू यूज टू ड्राइव द इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेशन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मतलब अल्टीमेटली अगर हम इसका बात करें तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से एक नोजल लगा हुआ है, तो ये नोजल लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे एक टरबाइन ब्लेड। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ पे इसका देखें। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, ये यहाँ से इंटर हो रहा है हमारा स्टीम, तो यहाँ पे ये नोजल लगा हुआ है, इसको फिक्स ब्लेड कहा है या नोजल है। यहाँ से जब स्टीम यहाँ पे अंदर आता है तो यहाँ से आने के बाद ये ब्लेड लगे हुए हैं, इस ब्लेड पे जाके टकराता है जिसके कारण ब्लेड बहुत तेज़ी से रोटेट करते हैं। तो ये तो एक छोटा सा फिगर हो गया। जब मेन अगर उसका एक ओवरऑल टरबाइन का फिगर देखें तो वो ऐसा होता है कि स्टीम यहाँ से इंटर करता है, यहाँ पे ये नोजल लगा हुआ है, जैसे ही स्टीम यहाँ पे इंटर किया ये इस नोजल ने उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे स्टीम इस साइड में आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ब्लेड लगा हुआ है और ब्लेड जो है वो एक शाफ्ट से लगा हुआ है और लास्ट में एक और शाफ्ट से ये जुड़ा हुआ है। तो जब ये इस पे तेजी से रोटेट होता है तो ये ब्लेड घूमता है, उसके साथ ये भी रोटेट होता है और जब ये रोटेट होता है तो इसका शाफ्ट भी रोटेट होता है। क्लियर है? और ये जो शाफ्ट होता है आगे जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से जुड़ा हुआ रहता है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है। तो मतलब यहाँ से स्टीम अंदर आया, नोजल से पास हुआ जिसके कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। जैसे ही इसकी वेलोसिटी बढ़ी तो ये बहुत तेजी से इस ब्लेड के ऊपर टकराया, टकराने के कारण ये होल स्ट्रक्चर, ये जो शाफ्ट वाला पोर्शन है वो हमारा रोटेट होने लगा और इस तरीके से यहाँ पे ये रोटेट होते जाएगा, देन दूसरा ब्लेड आएगा, तीसरा ब्लेड आएगा, इस तरीके से ब्लेड आते रहेंगे और हमारा स्टीम यहाँ से एग्जॉस्ट होते रहेगा और इस तरीके से ये जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो रोटेट होते रहेगा और अल्टीमेटली हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएगा। क्लियर है? तो ये रहा एक स्टीम टरबाइन के बारे में कि स्टीम टरबाइन क्या करता है, यह एक डिवाइस है जो थर्मल एनर्जी को हम लोग ये बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय रोटेटिंग ऑफ द शाफ्ट। और शाफ्ट क्यों रोटेट होता है, तो when steam is passes through the nozzle its velocity increase, this high velocity steam is going to impinge upon the turbine blade
that rotate at very high speed and shaft is connected to this blade which further produce the electricity। तो ये एक फॉर्मल इसका डेफिनेशन हो गया टरबाइन का, ठीक है। अब अगर हम आप डिस्कस करें कि जो टाइप्स ऑफ टरबाइन, तो देखिए हमें एक्चुअली 2 ही टरबाइन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, बट अगर हम फर्दर अगर ऑन द अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई करें तो हमारे टरबाइन को हम 4 अलग अलग बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पे अगर हम टरबाइन को अगर एक्सप्लेन करें या फिर क्लासीफाई करें तो पहला हमारा होता है इम्पल्स टरबाइन और दूसरा होता है हमारा रिएक्शन टरबाइन। क्लियर है? अब ये दोनों क्या होता है इसको अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ एक्सपांसन, स्टेज ऑफ एक्सपांसन मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ है, ब्लेड लगा हुआ है, यहाँ स्टीम हाई वेलोसिटी ऑब्टेन किया, ब्लेड से टकराया, टकराने के बाद अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि एग्जॉस्ट हो गया। बट अगर हम लोग सेम स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर हो, इसको यहाँ भी लगा देंगे तो यहाँ से टकराया, जो स्टीम यहाँ से एग्जॉस्ट हुआ वो फर्दर एक नोजल से पास होगा और दूसरे वेलोसिटी दूसरे ब्लेड से टकराएगा, फर्दर एक और स्ट्रक्चर रहेगा। तो इस तरीके से अगर एक ही बार में ही हमने एंट्री दे रहे हैं स्टीम को और उससे हम नंबर ऑफ स्टेज में अगर हम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी स्टेज टरबाइन हो जाएगा। और अगर हम केवल एक बार में ही उस स्टीम का यूज कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा सिंगल स्टेज टरबाइन। क्लियर है? यानी कि सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी जुड़ा हुआ रहेगा, इसी शाफ्ट के ऊपर एक और ब्लेड यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा, एक और ब्लेड। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मल्टी स्टेज में हम लोग अगर एक्सपांड करेंगे इसी सेम स्टीम को तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी स्टेज हो जाएगा। अदरवाइज अगर एक ही रहेगा ब्लेड तो वो सिंगल स्टेज हो जाएगा। और स्टीम को अगर हम बात करें तो स्टीम के सप्लाई के ऊपर, स्टीम के सप्लाई के मतलब कि क्या स्टीम को हम लो प्रेशर पे टरबाइन में भेज रहे हैं कि हाई प्रेशर पे भेज रहे हैं कि मीडियम प्रेशर पे भेज रहे हैं, तो उस प्रेशर के अकॉर्डिंग ही हमारा जो टरबाइन जो ब्लेड का स्ट्रक्चर है वो चेंज होते जाएगा। तो उसके बेसिस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं स्टीम को कि हमारा हाई प्रेशर टरबाइन है कि लो प्रेशर टरबाइन है कि मीडियम प्रेशर टरबाइन है। और हर अलग अलग प्रेशर के लिए उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे भी हम टरबाइन को क्लासिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में अगर हम शाफ्ट के एक्सिस के ऊपर में कि शाफ्ट के एक्सिस का ओरिएंटेशन कैसा, क्या वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है कि वर्टिकल एक्सिस है, उसके बेसिस पे भी हम टरबाइन को क्लासिफाई कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन और वर्टिकल एक्सिस टरबाइन। क्लियर है? तो ये रहा एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन टरबाइन के बारे में। बट हमें क्या करना है कि ये जो 2 टरबाइन है, इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, इसे हमें डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है? तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग अपनी क्लास का स्टार्ट इंपल्स टरबाइन से करते हैं। तो देखिए नाम से ही क्लियर क्या है, इंपल्स। इंपल्स में क्या रहेगा, एक सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो देखिए इंपल्स में क्या रहेगा, एक नोजल रहेगा और एक मूविंग ब्लेड रहेगा। नोजल क्या करेगा कि जो भी हमारा स्टीम आएगा उसके प्रेशर को वो रिड्यूस कर देगा नोजल में, और उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा। और ये हाई वेलोसिटी स्टीम जब रोटेटिंग ब्लेड के ऊपर में टकराएगा तो वो बहुत तेजी से रोटेट होगा, और जो नोजल में प्रेशर डिक्रीज होगा वही प्रेशर थ्रू आउट द जो मूविंग ब्लेड है वहां पे मेंटेन रहेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेन पर्पज हो रहा है किसका, वेलोसिटी का। मतलब कि क्या, इंपल्स। इंपल्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं ना हम लोग इंपल्स मतलब किसी चीज के ऊपर हम इंपल्स दे रहे हैं और वो किस बेसिस पे देंगे, वेलोसिटी को इंक्रीज करके देंगे, और यहाँ पे प्रेशर से इसका कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो अगर हम सिंपल अगर एक वर्ड में याद रखने की कोशिश करें कि इंपल्स टरबाइन में क्या होता है, तो इंपल्स टरबाइन जो होता है वो 2 मेन चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा नोजल और दूसरा जो हमारा होता है मूविंग ब्लेड। जैसे ही स्टीम नोजल से पास होता है तो उसकी प्रेशर को वो डिक्रीज कर देता है और वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। और जब ये हाई वेलोसिटी इम्पल्स जो हमारे मूविंग ब्लेड के ऊपर में जब स्ट्राइक होता है तो उस ब्लेड को बहुत तेजी से रोटेट करता है, जो हमें पावर आउटपुट देता है एट द कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या कि एक बार जो नोजल में हमारा प्रेशर जो रिड्यूस हो जाएगा तो मूविंग ब्लेड में वही सेम प्रेशर मेंटेन रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं कि क्या दिया गया है इंपल्स टरबाइन के बारे में। तो इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, क्लियर है, consist of one fixed set of nozzle mounted on stationary diaphragm that orient the steam from high speed jet
विच इज फॉलो बाई वन सेट ऑफ मूविंग ब्लेड। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन एक फिक्स नोजल से मिलके, यहाँ पे एक नोजल है, ये भी देखिए यहाँ पे हमने शो किया है, एक नोजल है और यहाँ पे हमारा मूविंग ब्लेड है। तो एक नोजल से मिलके बना हुआ है और एक ब्लेड से मिलके बना हुआ है। और जैसे ही वो स्टीम जो है वो हमारा नोजल से पास हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, हाई स्पीड जेट मिल रहा है। हाई स्पीड जेट मिल रहा है जो क्या कर रहा है कि मूविंग ब्लेड के ऊपर में जाके और अपना इम्पल्सिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो द इम्पल्सिव फोर्स ऑफ हाई वेलोसिटी स्टीम जेट which contain sufficient kinetic energy which is converted into shaft rotation by bucket like blade as steam get change direction। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारा स्टीम आया, स्टीम को जब हम नोजल से पास कराए तो ये जो स्टीम था उसका जो स्पीड है, या ये बोल सकते हैं कि हाई स्पीड जेट में वो कन्वर्ट हो गया। जब ये हाई स्पीड जेट जब हम लोग ब्लेड के ऊपर में इसको इम्पिंज कराएंगे तो इम्पल्सिव फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, ये ब्लेड बहुत तेजी से रोटेट करेगा, जिसके कारण ये होल शाफ्ट भी जो है वो हमारा रोटेट करेगा और उसी रोटेशन के कारण हमें क्या मिलेगा, हमें पावर आउटपुट मिलेगा। और अगर हम लोग फर्दर बात करें तो द प्रेशर ड्रॉप अकर ओनली इन स्टेशनरी ब्लेड। स्टेशनरी ब्लेड मतलब कि नोजल, यहाँ पे जहाँ भी स्टेशनरी वर्ड यहाँ पे लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये नोजल के बारे में बात कर रहा है। तो ये स्टेशनरी ब्लेड मतलब कि नोजल में, यानी कि यहाँ पे जो इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन होता है, इम्पल्स टरबाइन होता है, तो इसमें जो हमारा क्या बोलना चाहिए कि जो प्रेशर का जो ड्रॉप होता है केवल और केवल नोजल में होता है, और प्रेशर को वो रिड्यूस कर देता है नोजल में और वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है विथ नेट इंक्रीज इन स्टीम वेलोसिटी अक्रॉस द स्टेज एज द स्टीम फ्लो थ्रू नोजल इट्स प्रेशर फॉल फ्रॉम इनलेट प्रेशर टू एग्जिट प्रेशर। मतलब अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए इनलेट पे मैं मान लेते हैं मेरा P0 प्रेशर था, प्रेशर ऑफ स्टीम इंट्रिंग। अब जब ये नोजल से पास हुआ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इसका प्रेशर जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और उसके ने नेट जो वेलोसिटी है उसको वो क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। अब उसके बाद अगर हम मूविंग ब्लेड में बात करें तो इसका जो प्रेशर है वो थ्रू आउट मेंटेन है, क्लियर है, जबकि इसकी वेलोसिटी है तो अब वो मूविंग ब्लेड यहाँ पे नोजल के जस्ट बाद में उस एकदम हाई वेलोसिटी हमें ऑब्टेन हो गया। अब उसी हाई वेलोसिटी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे हमारे मूविंग ब्लेड को रोटेट करने के कारण, तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी को वो लेते जाएगा तो उसकी वेलोसिटी अल्टीमेटली थोड़ा कम होती जाएगी और लास्ट में फिर हमारा जो स्टीम है वो V2 वेलोसिटी से एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ स्टीम नोजल से पास हो रहा है, नोजल को कुछ इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट किए रहते हैं कि वो डायरेक्ट उसके ब्लेड के ऊपर में, जो ब्लेड रहेगा हमारा उसके ऊपर में डायरेक्ट इम्पिंज हो और उसको बहुत तेजी से रोटेट करे, क्लियर है। तो आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, ये जो जितना लिखा हुआ है ये आप बना लीजिएगा, ये डायग्राम को बना लीजिएगा और साथ में ये डायग्राम तो मस्ट है बनाना। क्यों मस्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये शो करने की कोशिश कर रहा है, जो भी आपने यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा है उसी को शो कर रहा है कि पहले वेलोसिटी जो है वो हमारा नोजल में एंट्री हुआ, तो जो नोजल में एंट्री होने के कारण उसने जो वेलोसिटी है हमारे स्टीम का उसको इंक्रीज कर दिया और प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। फिर जब ये यहाँ से नोजल से पास हुआ स्टीम तो मूविंग ब्लेड में गया, तो मूविंग ब्लेड में क्या हुआ कि हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है, बट ये जो हाई अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो इजेक्ट हमें जब टकराएगा तो ऑब्वियसली उसका धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगा, तो धीरे धीरे उसी काइनेटिक एनर्जी को ब्लेड यूटिलाइज कर रहा है पावर प्रोड्यूस करने में और उसका धीरे धीरे वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, एट द एंड में वो V2 वेलोसिटी से बाहर निकल जा रहा है। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज द स्टीम इंटर द नोजल एट प्रेशर P0 प्रेशर पे नोजल में हमारा प्रेशर स्टीम इंटर किया विथ वेलोसिटी V0 अंडरगो एक्सपांसन टू प्रेशर P1। अब P0 प्रेशर से वो P1 प्रेशर तक, मतलब प्रेशर हमारा रिड्यूस हो रहा है और जबकि वेलोसिटी जो है V0 से V1 मतलब वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब द हाई वेलोसिटी जेट ऑफ द स्टीम इम्पिंज ऑन ब्लेड विथ वेलोसिटी V1 एंड कम आउट विथ V2 वेलोसिटी। अब ये V1 वेलोसिटी से वो उसके ऊपर टकराएगा और V2 वेलोसिटी से वो बाहर निकल जाएगा। एंड द प्रेशर इन द मूविंग ब्लेड
रिमेन कांस्टेंट, और प्रेशर इस पर्टिकुलर में कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जितना भी हमने वर्ड लिखा हुआ है कि कहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहा है, ये सारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, तो वो याद रखिएगा, इम्पल्सिव टरबाइन जो होता है उसके मूविंग ब्लेड में कोई भी प्रेशर का चेंज नहीं आता है, कांस्टेंट रहता है। और नोजल में क्या होता है, प्रेशर का रिडक्शन होता है और वेलोसिटी का वो इंक्रीज होता है, वो तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब अगर हम लोग ये बात करें कि अगर जब ये इम्पिंज फोर्स से अगर वो टकरा रहा है तो उससे हमें कितना वर्क आउटपुट मिलेगा, तो एक्चुअली जो स्टीम का जो मोमेंटम चेंज होगा वही वर्क डन के बराबर होगा। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ जेट आर ऑब्जर्व एज वर्क डन, जो किसके बराबर हो जाएगा, मास फ्लो रेट इनटू, इसको बोलते हैं वर्ल वेलोसिटी, VW1 प्लस VW2 इनटू यू। यू क्या रहेगा कि किस स्पीड से, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो u इक्वल टू यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें u जो है वो है हमारा ब्लेड का स्पीड, ब्लेड स्पीड। देखिए यहाँ पे एक्चुअली आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन कर दिया है कि आपको वेलोसिटी डायग्राम और न्यूमेरिकल पे नहीं जाना है, तो इसीलिए हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट एक नॉलेज के लिए बस हम लोग जान ले रहे हैं। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि स्पेशली उसमें सिलेबस में मेंशन है कि आपको क्या करना है कि वेलोसिटी न्यूमेरिकल भी नहीं करना है, एज वेल एज वेलोसिटी डायग्राम भी नहीं बनाना है। तो मतलब उसके लिए ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बस देख लीजिए एम डॉट जो है, चाहे तो आप लिख लीजिए एम डॉट इज मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, VW1 को बोला जाता है वर्ल वेलोसिटी, वर्ल VW1 को बोला जाता है वर्ल वेलोसिटी। अब यही जब बीटेक में जाएंगे तो आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत डिटेल में करना रहेगा। वर्ल वेलोसिटी ऑफ स्टीम, और 1 मतलब कि 8 इनलेट, और तो VW2 हो जाएगा क्या, वर्ल वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट। क्लियर है। और यू तो पता ही है ब्लेड वेलोसिटी है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक्चुअली थोड़ा सा वेलोसिटी डायग्राम भी बनाने की कोशिश किया है, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। बाकी देखिए अगर आप एग्जाम में नहीं भी इसको बनाते हैं, ये वाला ब्लैक वाला पोर्शन और ये वेलोसिटी डायग्राम को, तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये मूविंग ब्लेड है, तो देखिए जब हमारा स्टीम आया तो V0 वेलोसिटी से यहाँ पे आया, जब ये नोजल से पास हुआ तो हमें क्या मिल गया, V1 वेलोसिटी मिल गया, V1 वेलोसिटी। तो ये V1 वेलोसिटी से यहाँ पे ब्लेड के ऊपर में टकराएगा, मूविंग ब्लेड के ऊपर में। लेकिन क्या होगा कि जो मूविंग ब्लेड है वो भी तो कुछ रोटेट हो रहा है, तो वो u वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण रियल में जो देखा जाए तो वो VW1 एक रिलेटिव वेलोसिटी से टकराएगा। ठीक है, जब ये मूविंग ब्लेड यहाँ से टकराएगा V1 वेलोसिटी से, तो ये जो V1 का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले तो वही हमारा वर्ल वेलोसिटी होता है। अब एक बार जब ये इससे टकराएगा तो वो V2 वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, लेकिन U वेलोसिटी से वो ऑलरेडी हमारा जो है वो ये पर्टिकुलर जो ब्लेड है वो आगे मूव हो चुका है। तो रियल में इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा VW2, और इसका जो वर्ल कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा VW2, मतलब V2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहेगा बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं, मैं चाहूँ तो इसको मिटा भी सकता हूँ, क्योंकि आपको वेलोसिटी डायग्राम नहीं पढ़ना है। हाँ, FM में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये वेलोसिटी डायग्राम आएगा, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि बस यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वहाँ से थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। बट थर्मोडायनेमिक्स में वेलोसिटी डायग्राम और न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं आने वाला है, तो आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही रहा। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी डायग्राम, ये इनलेट का हो गया, ये आउटलेट का हो गया, उन दोनों को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यू वेलोसिटी से हमारा ब्लेड इधर मूव कर रहा है, V1 वेलोसिटी से, यहाँ पे गलत लिखा गया, ये V1 होगा, V1 वेलोसिटी से हमारा जेट आगे आया, तो रियल में वो VW1 से ही मूव किया, तो ये हो गया हमारा वर्ल वेलोसिटी V1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। V2 वेलोसिटी से एग्जिट किया और U2 वेलोसिटी से वो आगे ऑलरेडी आ चुका है, तो इसीलिए ये रियल में जो ये वेलोसिटी हो गया उस कितना हो गया, VW2 हो गया, VR2 हो गया, और V2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VW2 हो गया। और यही VW1 और VW2 को यूज किया जाता है पावर आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए। तो अगर आप इसको नहीं भी नोटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है उसको मैं एक बार और कंक्लूड कर देता हूँ कि आपको ये डायग्राम बनाना है,
ये डायग्राम बनाना है जिसमें आपको शो करना है कि एक नोजल है, एक मूविंग ब्लेड है। जब हमारा स्टीम नोजल से पास हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे रहा है, प्रेशर को डिक्रीज कर दे रहा है, और ये हाई प्रेशर जो वेलोसिटी ऑफ जो स्टीम है वो जब ब्लेड से टकरा रहा है तो हमें पावर आउटपुट ऑब्टेन करा रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जो दूसरा वाला जो रिएक्शन टरबाइन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।